इसी समय श्री क्षेत्र काशी में मोरोपंत तांबे और उनकी सुशील पत्नी भागीरथी चिमनाजी अप्पा साहेब पेशवा के आश्रय में रहते थे। इस दंपति को अपना नाम इतिहास में अजर अमर होने वाला था, लेकिन हिंदुस्तान के हाथ में दामिनी सी दमकने वाली खड़क जैसी कन्या को जन्म देने का सौभाग्य उसे प्राप्त है। इस समय उस दंपति की यह शायद ही ज्ञात होगा। 19 नवंबर 1835 को उपर्युक्त दंपति की गोद में महारानी लक्ष्मीबाई साहब ने जन्म लिया। उस शौर्यशालिनी का बचपन का नाम मनुबाई था। इस सुलक्षणी कन्या का जन्म हुए 3-4 वर्ष बीतते न बीतते सारा परिवार काशी छोड़ बाजीराव के उदार आश्रय में ब्रह्मवर्त आ गया और वहां लक्ष्मीबाई और नाना साहेब के मेल से रत्न और कांचन का जो संयोग बना, उसे देखकर किसी आनंद ना हुआ होगा। आगे चलकर अपने स्वधर्म एवं स्वराज्य के लिए तलवारें कैसी चलानी है, इसका प्रशिक्षण लेते हुए सशस्त्रशाला में राजपूत नाना साहेब एवं मनोहारिणी छबीली लक्ष्मीबाई को साथ साथ खेलते देखकर किन नेत्रों को हर्ष नहीं हुआ होगा। मनुष्य की शक्ति कितनी मर्यादित है। जिस समय राजपूत नाना और छबीली लक्ष्मी तलवार का खेल एक साथ सीखते थे, उस समय लोगों को ना अद्वितीय बच्चों का भावी द्वितीय नहीं दिखा, और अब जब वह द्वितीय उन्हें दिखता है तब उनकी वह भूतकालीन बाल लीलाएं नहीं दिखती। लेकिन मनुष्य के चर्म चक्षु की वह अदूर दृष्टि दूर करने को यदि कल्पना का चश्मा मिले तो भूतकाल की वह बाल लीला हम सहज ही देख सकेंगे। श्रीमंत नाना साहब और उनके बंधु राव साहब जब अपने शिक्षक के पास विद्याभ्यास कर रहे थे, तब यह तेजस्विनी छबीली भी अटक अटक कर पढ़ना सीख रही थी। हाथी के हौदे में नाना साहब बैठे हैं और दूसरे पर बैठकर वह मूर्त लक्ष्मी कब आती है इसकी प्रतीक्षा में लगाम खींचे खड़े हैं। तभी कमर में तलवार लटकी हुई, वायु के कोमल झोंके से जिसके घुंघराले केश किंचित मात्र हिल रहे हैं, जिसकी गौर तनु उन्मत्त घोड़े को नियंत्रण में रखने का श्रम से गुलाबी हो गई है। ऐसी छबीली अपने घोड़े पर साथ आते ही दोनों ही दौड़ते निकल जाते। नाना की आयु लगभग 18 और छबीली का 7 वर्ष के आसपास थी। 7वें वर्ष से भावी धर्म युद्ध के इन दो प्रमुख योद्धाओं की कवायद प्रारंभ हुई। यह कितनी मनोरम बात है। इन दो मानवीय रत्नों को तब से एक दूसरे पर बहुत प्रेम था। इन दो भाई बहनों की यम द्वितीय के दिन भाई दूज होती थी। सुंदर सतेज मनोहरी छबीली हाथ में सोने का दीप लेकर उस तरुण राजकुमार की आरती उतारती थी। सन 1842 में छबीली का झांसी के महाराज गंगाधर राव साहब से विवाह हुआ और वह झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई बनी। महारानी लक्ष्मीबाई झांसी में अपने पति सहित लोकप्रिय हो रही थी कि सन 1841 में बाजीराव साहब का देहांत हो गया। बाजीराव साहब की मृत्यु के लिए एक बूंद आंसू भी नहीं बहाना है, क्योंकि सन 1818 में स्वयं का राज्य बेचकर इस कुल कलंकी ने देश रे राज्य को डुबोने में अंग्रेजों की सहायता की थी। अपनी 5 लाख की पेंशन में से बहुत सारा धन बचाया था। अफगानिस्तान की लड़ाई में जब अंग्रेजों को भेजा, फिर आगे जब पंजाब में सिख राष्ट्र से अंग्रेजों की लड़ाई शुरू हुई, तब ब्रह्मवर्त का मराठा मंडल सिखों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध उठेगा, ऐसा दिखने लगा। परंतु तभी इस बाजी ने उसे बेरंग कर दिया। उसने शिवाजी के इस पेशवा ने अपनी गांठ का व्यय करके 1000 पैदल और 1000 शनिवार बाड़ा बचाने के लिए सेना नहीं थी, पर सिखों का बाड़ा अंग्रेजों को सौंपने के लिए भरपूर सेना थी। हाय रे राष्ट्र! मराठे सिखों का राज लेंगे और सिख मराठों का राज्य लेंगे। किस कारण से? इसीलिए कि दोनों की छाती पर अंग्रेज नाच सके। ऐसा बाजीराव मरा, इसके लिए मृत्यु का आभार ही माना जाए। बाजीराव ने मृत्यु पूर्व ही मृत्यु पत्र लिखकर श्रीमंत नाना साहेब को भिजवाई कि सारे अधिकार और अपने
वारिसदारी के सारे हक सौंप दिए थे। परंतु बाजीराव के मरने का समाचार मिलते ही अंग्रेज सरकार ने घोषित किया कि नाना साहेब को 5 लाख रुपए की पेंशन पर किसी भी तरह का अधिकार नहीं है। अंग्रेज सरकार का कुछ प्रतिबिंब उनके द्वारा स्वयं लिखवाए गए पत्र में प्रतिबिंबित हुआ। वे पूछते हैं, हमारे विख्यात राजवंश से आपका यह कृपण व्यवहार पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। हमारा विस्तृत राज्य और राज्य शासन जब आपको श्रीमंत बाजीराव से प्राप्त हुआ तो बेवजह ऐसे समझौतों पर प्राप्त हुआ कि आप उसके मृत्यु के रूप में 5 लाख प्रतिवर्ष दें। यह पेंशन यदि हमेशा रहने वाली नहीं है तो उस पेंशन के लिए दिया हुआ राज्य हमेशा आपके पास कैसे रहेगा? उस समझौते की एक शर्त तो तोड़ी जाए और दूसरी बनी रहे, यह अनुचित है। बाद में ऐसा जो कहा जा रहा था कि आप दत्तक पुत्र हैं इसीलिए आपका हक नहीं बनता, उसके संबंध में साफ साफ और तर्कसंगत निवेदन करने के बाद श्रीमंत नाना साहेब कहते हैं, श्रीमंत बाजीराव साहेब ने अपनी पेंशन से विवियती से कुछ राशि बचाई, इसीलिए अब पेंशन चालू रखने का कोई कारण नहीं है। ऐसा यदि कंपनी कहती है तो इस तर्क को सारे इतिहास में उदाहरण मिलना कठिन होगा। यह पेंशन जो दी गई वह समझौते के शर्त के रूप में दी गई। उस समझौते में बाजीराव उस पेंशन को किस तरह व्यय करे, उस शर्त में क्या यह भी तय किया गया था? यही हुए राज्य के यह पेंशन मिलती है, उसे कैसे व्यय करना है यह कहने का इस जगत में किसी को तनिक भी अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं अपितु श्रीमंत बाजीराव इस पेंशन की सारी राशि यदि वे चाहते तो भी वैसा करने में वे पूरी तरह स्वतंत्र थे। कंपनी से मैं यह पूछता हूँ कि उनके कर्मचारियों की पेंशन का व्यय किस तरह होता है, इसकी जांच करने का अधिकार उसे है। कोई भी पेंशन भोगी कितना खर्च करता है, क्या बचाता है, यह स्वयं के नौकरों से भी पूछना संभव नहीं है। परंतु जो प्रश्न नौकरों से भी नहीं पूछा जा सकता वह विख्यात राजवंश के अधिपति से पूछा जो प्रश्न नौकरों से भी नहीं पूछा जा सकता। यह आवेदन लेकर नाना के विश्वास पात्र वकील अजीमुल्ला खान विलायत गए। इस सन 1857 के क्रांति युद्ध में जो महत्व के पात्र हैं उनमें अजीमुल्ला खान का नाम स्मरणीय है। अजीमुल्ला खान पहले बहुत निर्धन होते हुए भी अपने बुद्धि बल से अपनी उन्नति कर नाना के एकनिष्ठ वकील हो गए थे। वे पहले एक अंग्रेज के यहाँ घरेलू नौकर थे। उस अति सामान्य नौकरी में भी अपनी महत्वाकांक्षा ना छोड़ते हुए वहाँ उन्होंने अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा का अच्छा परिचय प्राप्त किया। ये 2 भाषाएं अच्छी तरह सीख लेने पर उन्होंने कानपुर के एक स्कूल में शेष अध्ययन किया और थोड़े ही दिनों में वहाँ की सरकारी पाठशाला में शिक्षक हो गए। उनकी बुद्धिमत्ता की कीर्ति नाना साहेब के कानों में पड़ते ही उन्होंने उन्हें अपने दरबार में रख लिया। सन 1894 में अजीमुल्ला खान इंग्लैंड गए। अंग्रेजी रीति रिवाजों की संपूर्ण जानकारी होने से लंदन के लोगों में वे बहुत प्रिय हो गए। अपनी आकर्षक और मीठी वाणी, अपने शारीरिक तेज एवं अपनी असीम उदारता के कारण अजीमुल्ला अनेक अंग्रेजी ललनाओं के गले का हार बन गए। लंदन के सार्वजनिक बगीचों में या ब्राइटन के समुद्री किनारों पर रत्न जड़ित पोशाक में इस भारतीय राजा को देखने आंगल नर नारियों की भीड़ इकट्ठी होती थी। कुछ अंग्रेज युवतियां तो अजीमुल्ला पर इतनी लट्टू हो गई थी कि उनके वापस हिंदुस्तान आ जाने पर भी उन्हें अत्यंत आदर और प्रेम की भाषा में लिखे अनेक पत्र आते थे। हैवलॉक की सेना ने जब ब्रह्मवर्त जीता तब उसे इंग्लैंड के अनेक भद्र महिलाओं द्वारा अपने प्रिय अजीम उल्लाह खान को भेजे पत्र देखने को मिले। अजीम उल्लाह खान के प्रति महिलाओं के मन आकर्षित हो गए थे तो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का मन उसकी ओर आकर्षित ना हुआ और उसने अनेक दिन चक्कर लगवाकर उन्हें साफ जवाब दिया कि गवर्नर जनरल द्वारा किया गया फैसला हमको पूरी तरह मान्य है और इसीलिए बाजीराव के दत्तक का उनकी पेंशन पर किसी तरह का अधिकार शेष नहीं रहता है।
इस तरह मुख्य कार्य के संबंध में निराश हो जाने पर अजीमुल्ला खान इंग्लैंड छोड़कर हिंदुस्तान की ओर आने के लिए फ्रांस के रास्ते निकले। हम उन्हें यात्रा में ही छोड़कर यह देखें कि नाना साहब उस समय क्या कर रहे थे।